अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेथिफाई विथ आमिर खान। आज जो है हम जो बीपीएस 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का आज पेपर हुआ है 22 जून को, तो उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैथमेटिक पोर्शन का था, तो पेपर में 41 क्वेश्चन होता है। द वैल्यू ऑफ लॉग 10 एट बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इसको लिखेंगे लॉग वैल्यू ऑफ 10 एट बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, अब हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हमने सपोज एक्स कर दिया। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। तो एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो मैंने इसको लिख दिया भाई, हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। और जब लॉग लगा हुआ और इज इक्वल के उस तरफ जो भी वैल्यू होती है वो पावर होता है बेस का। तो ये बेस है तो ये उसका क्या हो जाएगा, पावर। तो ये पावर एक्स इज इक्वल टू, अब जो भी नंबर है लॉग के सामने वो इज इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं जब उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको कुछ ऐसे लिखना चाहें अगर कि भाई 10 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो मैं इसका रूट इस सिंबल की जगह पे पावर लिखना चाहूँ 1/2, ठीक है, और होल पावर एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10 पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई, जब पावर के ऊपर पावर होता है और बीच में ब्रैकेट की साइन है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे 10 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई 1 है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है। हम कह रहे हैं कि बीच में इक्वल की साइन है, ठीक है, और उस इक्वल की साइन के साथ साथ, ठीक है, बेस भी सेम है। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल की साइन है तो ज़रूर उनके जो पावर्स हैं वो भी सेम ही होंगे, ठीक है। तब तो ये कंडीशन है ना हमारे पास इक्वल वाली, मतलब दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो अगर बेस भी सेम है तो पावर भी सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दी पावर्स, जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर पावर क्या है, x/2, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर पावर क्या है 1, 1 इधर, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2, मतलब लॉग ऑफ 10 एट बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम जाएंगे पेपर में कि भाई 2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो भाई पेपर में जो 2 ऑप्शन था वो बी ऑप्शन था, ठीक है। तो आपके पास जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब ये पिछले मैंने तीनों वीडियोस में बताया है कि एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल्स का ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और एंगल भी कौन सी हैं, आपके पास 30 आती है या 60 आती है या 45 आती है, कभी कभी 9 या 0, 90 या 0 भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आपने सबसे पहले जो है टेबल बनाना सीखना है, ठीक है। तो एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी टेबल ड्राइव की है, टेबल कैसे बनाते हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो 1 मिनट में पूरी आप टेबल बना सकते हैं। तो वो वीडियो की लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, इस वीडियो की लास्ट में। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि भाई हमें पता है देयरफॉर कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है, एंगल 45 की, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखें, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, -1। अब कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री पे मैं रखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 45 डिग्री की स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर अपना सेम ही रहेगा, -1। अब मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में कैंसिल, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो आंसर होगा इसका वो 1 होगा। अब आप देखेंगे 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में जो है वो 1 लिखा हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, द 175 बेड्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ बेड 700। मतलब आपके पास टोटल 700 शॉप में बेड्स पड़ी हुई हैं। अब वहाँ से आप 1/75 बेड्स उठा रहे हैं सपोज, तो बताओ आपने कितनी फ्रैक्शन में बताना है कि बेड्स उठाई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 175 में से अपान में टोटल कितनी है 700, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम देखेंगे टेबल कौन सी जा रही है, ठीक है। आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों ऊपर 2 की जाएगी और नीचे 2 की टेबल जाएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। 3 की दोनों पे नहीं जा रही, 5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 5 से बड़ी टेबल आपको नज़र आ जाए, कोई डायरेक्ट टेबल लग रही है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखें मैं जो है कोई डायरेक्ट टेबल पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 25 की टेबल ऊपर 7 टाइम जाएगी, क्योंकि 25 4 दफ़ा 100 और 3 दफ़ा 75, तो टोटल 7 टाइम। और 700 पे जो है वो 25 की टेबल जो है वो 28 टाइम जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/28। क्या 7/28 कंप्लीट हो गया? देखें अब दोनों पे कोई टेबल जा रही है, हाँ जा रही है, किसकी, डायरेक्ट 7 की टेबल जा रही है। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/4। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे 1/4 कहाँ पे लिखा हुआ है। जिस ऑप्शन में 1/4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और 1/4 जो है वो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। अब मैंने आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि हम जब भी लिखते हैं ना ऐसे फ्रैक्शन, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। जिसमें ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, किससे, नीचे वाली वैल्यू से। अब जब आप इसके आप ऑप्शंस में जाएंगे तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है शायद 13 अपान, अपान में हो सकता है मैम 12 शायद, ठीक है। तो 13/12, ठीक है। तो 13/12 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द वैल्यू ऑफ वाई, हमें वाई की वैल्यू बतानी है इन 5y/4 प्लस 20y/4 इज इक्वल टू 15। अब फ्रैक्शन है बीच में ऐड हो रही है, इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करेंगे। कौन सी फ्रैक्शंस को, 5y/4 प्लस 20/4, और ये इक्वल हैं किसके, 15 के। ऐड करें, ऐड करने के लिए देखें दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 4 है डिनोमिनेटर में, इधर भी 4 है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा 4, ठीक है। हम ऐड करेंगे 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब ये 4 इधर डिवाइड कर रहा है तो हम इधर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, यहाँ 15 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 60। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y से बाकी जो भी नंबर हैं वो ख़त्म करेंगे इस तरफ से। तो पहले आते हैं जो एड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 20 एड हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा माइनस, तो हम क्या लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 60 माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा
5y इज इक्वल टू 60 माइनस 20 हमारे पास हो जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे भाई, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर चला जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5। तो अब 5 की टेबल 40 पे, 5 8 जा 40, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 8। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब हम जाएंगे कि भाई 8 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो 8 हमारे पास लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। द वैल्यू ऑफ 490 अपॉन 700, सिंपलीफाई करते हैं इसको, देखें 0 0 में ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया, 49 अपॉन 70। अब दोनों को रिड्यूस करते हैं, देखना 7 की टेबल से। ठीक, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो हमारे पास क्या बच गया 7 अपॉन 10। अब 7 अपॉन 10 को ऑप्शंस आप जब आप देखेंगे तो वो सारे ऑप्शन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं। तो अब देखते हैं 7 अपॉन 10 किसके बराबर होता है, 7 अपॉन 10 होता है 0.7 के बराबर। तो डेसिमल फ्रैक्शन में देखें डी 0.7 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, और वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ था। अब किसी को कन्फ्यूजन हो सकती है कि 0.7 कैसे लिखा, देखें नीचे हमारे पास 10 है और ऊपर क्या है 7। अब जितने जीरोज हैं उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर 100 होता तो 2 डिजिट बाद लगाते। अगर ऐसे लिखा हुआ होता 7 अपॉन 100, तो हम पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाते, 2 डिजिट बाद। और काउंट कहाँ से करने हैं डिजिट, राइट हैंड राइट साइड से। तो एक डिजिट तो 7 है, अब दूसरा डिजिट तो हमारे पास नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 देके फिर पॉइंट लगाते, और पॉइंट के आगे हमेशा 0 रहता है, तो ये हो जाता 0.07। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 80 प्लस 20% ऑफ 70। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है आप चारों पेपर में देखें, आज चौथा पेपर था, ठीक है, इंटरमीडिएट कैटेगरी का, चारों पेपर्स में देखें सेम ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, हर बार ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, उसमें परसेंटेज और वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे भाई 15% मतलब 15 अपॉन 100। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई 80, बीच में प्लस की साइन है प्लस, अब ये अलग चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है 20% मतलब 20 अपॉन 100। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अब 20% किसका, ऑफ 70, तो 70 ये अलग। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले हमें सिंपलीफाई करना होगा, उसके बाद दोनों के रिजल्ट्स को ऐड करेंगे। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इधर ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिड्यूस करना चाहें, अगर कोई टेबल जा रही है जैसे 2 की टेबल, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर 5 की टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, हो गया रिड्यूस। अब हम मल्टीप्लाई करें 7 3 ज़ा, ओ सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। ठीक है, बीच में प्लस की साइन, अब ये इस ब्रैकेट पूरी का आंसर आ गया 12 प्लस। अब यहाँ पे सारे जीरोस कैंसिल हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 12 प्लस 14। अब दोनों को ऐड करेंगे, हम देखेंगे कि भाई 12 प्लस 14 हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो जब 4 प्लस 2 हम करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, एंड 1 प्लस 1 2, तो 26। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि भाई 26 कौन से ऑप्शन में था, और वो ऑप्शन नंबर था सी, तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द डेसिमल नंबर 21, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब ऐसे ना कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं या कुछ कैंडिडेट्स, ठीक है, कि डेसिमल नंबर कह रहा है और इसमें पॉइंट तो है ही नहीं। यहाँ पे डेसिमल नंबर का कह रहा है बेस 10 सिस्टम। ठीक है, a decimal number 21 can be expressed into binary एज। अब सिंपल ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है,
तो अब क्या करेंगे, 21 को हमें बाइनरी नंबर्स में लिखना है, तो 21 को हम डिवाइड करेंगे फैक्टराइजेशन के जैसे 2 से, ठीक है। तो भाई 2 1 जा 2, 1 पे टेबल नहीं जा रही, 0, बाकी क्या बच गया 1, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर लाइन दे के इस तरफ रखते जाएंगे। फिर 2 की टेबल, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, फिर 2 की टेबल, ठीक है। अब जब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, 2 2 जा 4, ठीक है, और रिमाइंडर 1, अगेन 2 की टेबल, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया, हम ऐसे लिखते हैं एरो, यहाँ पे पहले ये दोनों लिखेंगे 1 0, फिर ऐसे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 0 1 1 0 1। अब ये बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया 21। अब देखेंगे ये सा ऑप्शन कौन से में लिखा हुआ था, अब ऑप्शन में था ये आंसर लिखा हुआ, ये ए ऑप्शन में था, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, द वैल्यू ऑफ 11 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 48, ठीक है। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उनका भी कैंसिल कर सकते हैं, उनके साथ भी जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, मतलब ये दोनों अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सपोज ये और ये। पर अगर मल्टीप्लाई है तो आप एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, या एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं बीच में जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। तो ये देखें, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसिल, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, तो बाकी क्या बचा 11 अपॉन 48। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट इन पे भी टेबल पढ़ सकते हैं, अब टेबल पढ़ें जो टेबल लगे दोनों पे। ये 11 लिखा हुआ है, लेट मी चेक, सॉरी ये मेरी गलती है, यहाँ पे 11 नहीं 12 था, ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक, ठीक है। मैं भी कहूँ कि ऑप्शन तो कुछ और लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 था, तो अब 12 अपान 48, तो हम लिखेंगे भाई 12 अपान 48। अब हम इन दोनों पे टेबल पढ़ेंगे, चलो टेबल पढ़ते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो ये क्या हो गया 1 अपान 4, ठीक है। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में 1 अपान 4 लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू, A set is equal to 1, 2, 3, 6 and B set is equal to 2, 4, 5, 7। अब आपने क्या करना है, A डिफरेंस B, तो हम सिंपली कैसे करेंगे, A डिफरेंस B के लिए सबसे पहले लिखेंगे A डिफरेंस B, ठीक है। तो सबसे पहले A सेट के पूरा लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 2 3 6, ठीक है। डिफरेंस है तो बीच में डिफरेंस की साइन। अब हम बी सेट लिखेंगे, बी सेट हमारे पास क्या है 2 4 5 7, ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें सेम मतलब एक जैसे एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 एक जैसे एलिमेंट हैं, 2 2 में कैंसिल। अब देखें कोई और नंबर है जो दोनों में एलिमेंट सेम हो, 1 इधर है तो यहाँ पे नहीं, 3 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब भी हमें डिफरेंस कहे ना, तो लेकिन डिफरेंस में पहले कौन सा सेट है, पहले यहाँ पे ए सेट है, तो अब ए सेट के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं जो बच गए हैं वो लिखेंगे जस्ट। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं, 1 3 एंड 6, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट ए डिफरेंस बी का। अब दूसरे जो बाद वाला सेट है उसके कितने भी एलिमेंट बच जाएं उससे आपका कोई भी ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आपने पहले पे फोकस करना है डिफरेंस में। तो पहला सेट था ए के रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 1 3 6। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन में जाएंगे 1 3 6 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जिसमें 1 3 6 लिखा हुआ है वो आपका सही ऑप्शन है। और 1 3 6 शायद ए ऑप्शन में लिखा हुआ था, अब मुझे याद नहीं, शायद ए में था, ठीक है। तो 1 3 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, ओ सॉरी 51 पे। 51 में क्या कह रहा है, रोशन बॉट अ टेलीविज़न फॉर 80
rupees, he wants to sell it by making 15% प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 15% चाहिए, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न, अब टेलीविज़न वो कितने रुपए की बेचे कि उसको 15% जो हो वो प्रॉफिट हो, 15%। तो सबसे पहले तो हम इसका 15% फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, सॉरी हटा दूँ, ठीक है। हम कहेंगे भाई 15% ऑफ 80,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15% मीन्स अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000, ठीक है, लिख लिया। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई बाय 800। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 800, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 120। पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000। मतलब 12,000 जब प्रॉफिट करे, तो बेचने हमें सेलिंग प्राइस बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 80,000 प्लस में हम जो करेंगे 12,000 उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,0,0,2 8,1,9, मतलब 92,000 की अगर वो टेलीविज़न सेल करता है तो उसको जो है वो 15% प्रॉफिट होगा। और ये कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना था, प्रॉफिट है तो हमने 15% फाइंड किया और ओरिजिनल प्राइस में वो ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल विथ 90 डिग्री इज नोन एज। तो भाई हमें कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और हर साइड जो है, मतलब जो भी एंगल बन रही है वो सारी एंगल जो है वो 90 डिग्री की होंगी। तो ऐसा शेप, क्लोज शेप, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों और हर एंगल जो हो, क्लोज्ड एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे स्क्वायर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, जिस ऑप्शन में स्क्वायर था वो आपका सही ऑप्शन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। अब इसको ध्यान से, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स, कि अगर 3 स्टूडेंट हैं और तीनों की एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो मतलब पहले स्टूडेंट की जो एज है वो भी 20 है, दूसरे की भी 20, तीसरे की भी 20, ये एवरेज बता रहा है, ठीक है। अगर तीनों की एवरेज एज 20 आ रही है, मतलब 20 20 20, तो तीनों की एज को अगर हम प्लस करें तो 20 + 20 + 20 क्या होगा, 60। मतलब तीनों बच्चों की एज का जब हम सम करते हैं तो वो 60 साल बन रही है। एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन। अब हमें उन एजेस का जो प्रोपोर्शन बता रहा है कि उनका आपस में वो जो रेशियो है वो क्या है, कि 2:5:8। हमें क्या कह रहा है, देयर आर ओल्ड, सॉरी, द एज ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, यहाँ पे एज होगा, द एज ऑफ ओल्डेस्ट स्टूडेंट। हमें ओल्डेस्ट स्टूडेंट की एज बतानी है, और हमें ये पता चल गया कि 3 स्टूडेंट हैं और एवरेज एज 20 है, तो हर बच्चे की एज अगर हम 20 20 रख के ऐड करें, तो मतलब तीनों स्टूडेंट्स की जो एज का सम होगा वो क्या होगा, 60 ईयर्स, ठीक है। अब हम सिंपल रेशो में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास है 2:5:8, मतलब ये रेशो सिंप्लीफाई किया गया होगा, ओरिजिनल एज तो ये नहीं होगी, ठीक है। सिंप्लीफाई किया होगा, मतलब किसी सेम नंबर से तीनों को डिवाइड किया होगा, तब जाके ये हमारे पास रेशो बना होगा। तो हम कह रहे हैं किसी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2x रेशो 5x रेशो, अब x कोई नंबर है, ठीक है, 8x। और हम कह रहे हैं कि अगर इन तीनों को ऐड करें, 2x को प्लस करें 5x के साथ और प्लस करें 8x के साथ, तो ये टोटल एज होनी चाहिए, और टोटल एज हमें क्या मिली है, 60, ठीक है। तो 2 + 8 10, 10 + 5 15x इज इक्वल टू 60, ठीक है।
हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा 60 डिवाइडेड बाय 15, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 15 की टेबल 60 पे 4 टाइम, तो मतलब 4 से इन तीनों को अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 रेशो, 4 5 ज़ा 20 रेशो। ठीक है, और 4 8 ज़ा 32, तो ये ओरिजिनल एजेस हो गई रेशो में। ठीक है, 8:20:32। हमसे क्या पूछा गया है, द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इज, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, ओल्डेस्ट स्टूडेंट, तो भाई ओल्डेस्ट स्टूडेंट क्या था, उसकी एज क्या थी, 32। ठीक है, तो अब आप जाएंगे ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 32 लिखा हुआ हो, और वो कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है, सॉरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। इफ 12 एम्प्लॉइज टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट है, 12 एम्प्लॉइज 20 दिनों में वो काम खत्म कर देते हैं, एक काम, एक प्रोजेक्ट। अगर वही प्रोजेक्ट हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 डेज, अगर हमें वही प्रोजेक्ट 10 डेज में ख़त्म करना हो, ठीक है, तो हमें एम्प्लॉइज कितना चाहिए। अब डेज क्या हो गया, हाफ हो गया, सिंपल आते हैं, अब इसको पूरा मैथमेटिकल तरीके से नहीं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कि पूरे डेज हमारे पास क्या थे, 20, एक काम को कंप्लीट करने के लिए। जब हमने डेज आधे कर दी, अगर हमें 10 दिनों में काम ख़त्म करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेज कम कर रहे हैं तो आधे कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज़ को डबल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24। ये हो गया डायरेक्ट। अब आते हैं इसको मैथमेटिकली करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आपका 24, और आप देखेंगे 24 कौन से में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं। अगर 12 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो 20 दिनों में काम ख़त्म कर दें। अगर हमें 10 दिनों में काम ख़त्म करना है तो कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो देखते हैं, इसमें तो रेशो जिसमें भी आपका अननोन हो उसमें तो आप ऐसे ऊपर एरो लगाएं। अब इसके एरो को डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। देखो, एम्प्लॉइज 12 तो 10 दिन। ठीक है, अगर दिन कम करने हैं, 10 डेज करने हैं, तो ज़रूर एम्प्लॉइज बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, तो जब भी एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो और दूसरी इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एरो नीचे लगा। अब एरोज तो लगा दिए, इनको अब लिखेंगे कैसे हम, तो लिखने के लिए हम जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहले लिखेंगे, x/12 इज इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहले, और लिखना फ्रैक्शन में 20/10। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 में कैंसिल, ये 12 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 2 ज़ा x इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारे पास 24 ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट भी मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया, 24 ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 55, द रेशियो ऑफ 1 आवर 300 मिनट्स, तो एक आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 60/, अब 300 मिनट्स के हिसाब से। ठीक है, 0 0 में कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा भाई, 6/30, 6/30, दोनों को रिड्यूस करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, रेशो कह रहा है, तो हम इसको रेशो में लिखेंगे, और ये हमारा आंसर जो है वो रेशो में तो नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको रेशो में लिखेंगे। तो रेशो में 1/5 को रेशो में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5
और ये कौन सा ऑप्शन सही था हमारे पास, डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अख्तर इज 2 years ओल्डर देन बरकत। अब अख्तर जो है वो 2 साल बड़ा है बरकत से, ठीक है। अब बरकत की बात कर रहा है, बर हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शफकत, ठीक है। तो भाई अख्तर जो है वो 2 साल बड़ा है बरकत से, और बरकत टू टाइम्स बड़ा है किससे, शफकत से। तो इसका मतलब सबसे छोटा शफकत हो गया। तो अगर हम कहते हैं शफकत एज से शो करते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई अगर शफकत की एज एक्स है, तो बरकत तो उससे 2 टाइम बड़ा है, तो बरकत की एज क्या होनी चाहिए, 2x, ठीक है। और बरकत से जो अख्तर है ए, ठीक है, ए मीन्स अख्तर, और बरकत से जो अख्तर है वो कितना बड़ा है, 2 years बड़ा है। तो मतलब बरकत की एज 2x और अख्तर उससे 2 साल बड़ा है, तो अख्तर की एज क्या हो जाएगी, 2x+2। ये तीनों की एज। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा समझे, अगर समझ में नहीं आया तो अख्तर इज 2 years ओल्डर देन बरकत। अब जो भी बरकत की एज है, सपोज 2x है, तो अख्तर की क्या है, उससे 2 साल बड़ा है, तो मतलब 2x+2। अब फिर क्या कह रहा है, बरकत हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शफकत। अब जो बरकत है वो ट्वाइस 2 टाइम्स बड़ा है किससे, शफकत से। अगर शफकत x years का है तो बरकत कितने का होगा, 2x years का, और अख्तर कितने का होगा, 2x+2 years। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अख्तर बरकत एंड शफकत बी 27, मतलब अगर इन तीनों को ऐड करें तो जवाब क्या आता है, 27। तो मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर हम शफकत प्लस बरकत प्लस अख्तर की एज क्या है, 2x+2 को ऐड करें तो ये एज हो जाती है 27, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, देन द एज ऑफ शफकत, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब शफकत की एज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2x+2x 4x+x 5x, हम कहेंगे भाई 5x+2 इज इक्वल टू 27। 5x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है इधर जाएगा माइनस का, 27 - 2, देन 5x इज इक्वल टू 25। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा 25/5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5। तो भाई हमारे पास जो शफकत की एज है वो क्या है, 5 साल है, 5 years। अब देखेंगे 5 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में था, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 4 अजरक कास्ट 800 रुपीज़। अब 4 अजरक की जो कास्ट है वो क्या है, 800 रुपीज़, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि एक अजरक कितने का होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 800 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1 अजरक की जो कास्ट होगी वो क्या होगी, 800 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो जाएगी 200, ठीक है। अब हमें 5 अजरक्स की प्राइस चाहिए, तो 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10 और पीछे 2, तो ये क्या हो जाएगी 1000। अब हम देखेंगे 1000 रुपीज़ कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, और 1000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 11। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम कहते हैं GCD, जिसको हम अदर वर्ड्स में HCF भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आप GCD कहें या HCF, वो क्या है, दो नंबर्स का 11 है। वाइल देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 66, मतलब उन दोनों का जो LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारे पास 66, ठीक है। उनमें से दो नंबर जो हैं, एक नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है,
सपोज वो जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर 22, अब हमें दूसरा नंबर ढूंढना है, सपोज सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर ढूंढना है, सपोज उसकी जगह पे हम एक्स कर देते हैं। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है, एलसीएम पता है, एक नंबर पता है, अब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना होगा। अब हमारे पास HCF हो गया, LCM हो गया, और जो दो हमारे पास नंबर गिवन थे उनमें से एक मिल गया, सॉरी एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड कर। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नंबर्स टू नहीं करते इसको, इज इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मतलब अगर आपके किसी पे भी दो नंबर्स का LCM और HCF पता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा वो जो दो नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM है उन दोनों के प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक है 22 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो हमने उसको अपनी तरफ से एक्स कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब वो बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF के। तो LCM क्या है 66 मल्टीप्लाई HCF 11। ठीक, अब 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 22। ठीक है, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। अब टू की टेबल से रिड्यूस करें 66 को, तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर होगा 33। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में 33 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। जिस ऑप्शन में 33 लिखा हुआ है वो हमारे पास सेकंड नंबर है, और वो शायद डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं, सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है क्लोज, ठीक है, आपके पास एक क्लोज शेप रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर मतलब इसकी जो चारों साइडों की लेंथ है उसको हम प्लस करें तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी चारों साइडों की जो एज है, लेंथ है, वो बराबर है 72 के। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ उसकी 20 है, तो ये साइड भी 20 हो गई, ये साइड भी 20 हो गई। अब हमें क्या चाहिए, ब्रीथ चाहिए, विड्थ चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं।
तो अब हम फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास पेरीमीटर किसके बराबर है 72 पे, तो पेरीमीटर की जगह पे 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है 20 प्लस 2 टाइम विड्थ। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा 40, 40 यहाँ पे प्लस का इधर लेके आए माइनस का, तो 72 माइनस 40 इज इक्वल टू 2W। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 विड्थ। ठीक है 2W। अब हमें सिर्फ विड्थ चाहिए, 2 टाइम विड्थ नहीं चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेके आएंगे तो डिवाइड, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू विड्थ, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 2। तो जब हम रिड्यूस करेंगे 2 को 32 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू W। तो विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब देखेंगे ऑप्शन 16 कौन से में है, बी ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 3:7। सबसे पहले आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक एंगल बना दिया ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो दो एंगल्स बन गई इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और हमेशा इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो इज इक्वल क्या हो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब उसका हमें रेशो बता रहा है कि 3:7, मतलब ये 3 है तो रेशो के हिसाब से ये क्या है 7। ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता तो सपोज हम क्या कहते हैं ये 3x है और ये क्या है 7x है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो एडिशन होनी चाहिए दोनों एंगल्स की वो 180 होनी चाहिए, तो मतलब 3x प्लस 7x बराबर किसके हो 180 के। हम लिखेंगे भाई 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। ठीक है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 में कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 80। ये तो हो गई x की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, दोनों एंगल्स का हमें डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3x वाली एंगल कितनी है, तो हम क्या करेंगे 3x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 18, तो हमारे पास ये एंगल मिल जाएगी, क्या हो जाएगी 3 18 54। ठीक है, और दूसरी क्या थी हमारे पास 7x एंगल रखी थी, 7x की जगह पे 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 126। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 126, सॉरी ये 6 है, माइनस 54। जब हम माइनस करेंगे 126 में से 54 तो हमारे पास जो आंसर आएगा 72। ठीक है, तो दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 72 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास जो 72 था वो बी ऑप्शन में लिखा हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।